कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है। मतलब एकदम पसीना बहा रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके माथे से पसीना बह रहा है, उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं। और पैरों में भी दर्द हो रहा होगा। वही तो, पैरों की मांसपेशियां दर्द कर रही हैं और मशीन के डिजिटल मॉनिटर पर कैलोरी बर्न होने का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। वो लगातार दौड़ रहा है और पूरी तरह से थक चुका है। लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब वो हांफता हुआ उस मशीन से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा है जहां से उसने 1 घंटे पहले शुरुआत की थी। मतलब मेहनत पूरी हुई, थकान भी चरम पर है, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। ये बहुत ही सटीक और गहरा चित्रण है। अगर हम इस छवि को ध्यान से देखें तो इसमें सारी ऊर्जा खर्च हो गई है, लेकिन किसी मंजिल की तरफ कोई प्रगति नहीं हुई है। ये इंसान के दिमाग में एक मेहनत का भ्रम पैदा करता है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है, जबकि असल में उसने कोई दूरी तय ही नहीं की है। और यहीं से आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम मानव स्वभाव की एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पहेली को डिकोड करने जा रहे हैं जो हम सभी को कभी न कभी उस ट्रेडमिल वाले इंसान की तरह महसूस कराती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण कामों को बार बार कल पर टालने की, उस जिद्दी आदत की जिसे हम आम भाषा में टाल-मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। सही कहा। आज हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं वे डू इट टुडे द आर्ट ऑफ डिसाइसिव एक्शन नामक किताब के कुछ बेहद मारक विचारों पर आधारित हैं। और ये किताब वाकई आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम काम टालते हैं, बल्कि ये समझना है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है और कैसे इस किताब का मूल दर्शन हमारी पूरी कार्यप्रणाली को जड़ से बदल सकता है। तो इस किताब के नोट से जो सबसे पहली बात उभर कर आती है वो मानव व्यवहार के एक बहुत बड़े विरोधाभास पर प्रहार करती है। मतलब हम इंसान योजनाएं बनाने में यानी प्लानिंग करने में तो एवोल्यूशनरी स्तर पर बहुत कुशल हो गए हैं। हाँ, मास्टर बन चुके एकदम। हाँ, लेकिन उन योजनाओं पर असल में अमल करने यानी एग्जीक्यूशन के बीच जो एक गहरी खाई है, हम अक्सर उसमें गिर जाते हैं। हम भविष्य के शानदार सपने बुनते हैं, लेकिन आज कुछ ठोस करने से कतराते हैं। बिल्कुल, हम कल पर टाल देते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इन नोट्स में एक जगह बड़ा ही कड़वा सच लिखा है कि लोगों के पास गोल्स तो बहुत है, लेकिन एक्शन बहुत कम है। हाँ, अब ये सुनने में तो बहुत ही सामान्य सी बात लगती है। हम सभी के पास लक्ष्यों की एक लंबी सूची होती है, जैसे कि वजन कम करना है, या कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है। लेकिन जब असल में पहला कदम उठाने की बात आती है तो अचानक से सन्नाटा छा जाता है। मैं सोच रही थी ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है? एकदम सही सवाल है। और ये धोखा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से होता है। यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। अच्छा। हाँ, जब हम सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो हमें उपलब्धि का एक झूठा एहसास देता है। मनोविज्ञान में इसे फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है। फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति नए साल के पहले दिन एक महंगी सी डायरी में अपने साल भर के लक्ष्य लिखता है, जो कि हम में से बहुत लोग करते हैं, हाँ, तो उस समय उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वो फील गुड हार्मोन है जो हमें इनाम मिलने पर महसूस होता है। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि दिमाग को वही खुशी सिर्फ लिस्ट बनाने से मिल जाती है जो शायद वो पूरा काम खत्म करने के बाद मिलनी चाहिए? सटीक। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, लेकिन वो कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को लेकर थोड़ा भ्रमित रहता है। अरे वाह! जब कोई वजन कम करने की एक शानदार योजना बनाता है तो दिमाग उस भविष्य के पतले और फिट वर्जन की कल्पना करके ही डोपामीन रिलीज कर देता है। मतलब दिमाग को तो अपना इनाम मिल गया। बिल्कुल। अब चूंकि इनाम पहले ही मिल चुका है तो सुबह 5 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में दौड़ने का जो असली कष्ट है, दिमाग उसे क्यों उठाना चाहेगा? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब दिमाग सिर्फ गोल सेट करने को ही असली काम मान बैठता है। हाँ, व्यक्ति सोचता है कि योजना तो बना ली है, आधा काम तो हो गया, अब बस कल से शुरुआत करनी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात नहीं समझ पा रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्यों की योजना बना रहा है, मार्केट रिसर्च कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है, तो वो तो बहुत प्रोडक्टिव हुआ ना। मेहनत तो वो कर ही रहा है। फिर इस पूरी प्रक्रिया को टालमटोल की श्रेणी में क्यों डाला जा रहा है?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और सच कहूं तो यहीं पर लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। इसे मनोविज्ञान में प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम करते हुए काम को टालना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत व्यस्त है, वो एक्सेल शीट्स बना रहा है, वो ट्यूटोरियल वीडियो देख रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ उस डर या असुविधा से बच रहा है जो वास्तविक एक्शन लेने से पैदा होती है। डर? किस बात का डर? असफलता का डर। हमारा एमिगडाला, जो दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा है, वो फेल होने से डरता है। अच्छा। इसलिए वो आपको ऐसे कामों में व्यस्त कर देता है जो काम जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में वे आपको किसी के जजमेंट या फेलियर से बचा रहे होते हैं। बाप रे, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये तो उस स्टार्टअप फाउंडर की तरह हो गया जो अपनी कंपनी शुरू करने के लिए 6 महीने तक सिर्फ अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करता रहता है। एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। हाँ, मतलब वो वेबसाइट का फॉन्ट चुन रहा है, विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहा है, वो दुनिया भर की किताबें पढ़ता है कि सफल बिजनेस कैसे बनाए, लेकिन वो एक भी ग्राहक को फोन नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि लोगो डिजाइन करने में कोई उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ग्राहक को फोन करने पर ना सुनने का डर है। सही का। टैलेंट है, विजन है, लेकिन एक्शन शून्य है। रिसर्च करना और योजना बनाना सुरक्षित है, वहां कोई रिजेक्शन नहीं है। हाँ, और ये फिर से उसी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। बिल्कुल। पसीना बह रहा है, मतलब लोगो बन रहा है, लेकिन स्टार्टअप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि कोई सेल नहीं हुई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब लोग गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं कर पाते और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तो वे असफलता का सामना करते हैं। लेकिन वे इस असफलता का कारण क्या मानते हैं? लेखक यहाँ जो तर्क दे रहे हैं वो समाज की एक बहुत बड़ी धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। जी हाँ, बिल्कुल पलट देता है। वो किसी विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। जैसे हम बिल गेट्स या सचिन तेंदुलकर को देखते हैं और कहते हैं कि उनमें तो पैदाइशी टैलेंट था। हाँ, और जब एक आम व्यक्ति किसी काम में असफल होता है या शुरू ही नहीं कर पाता, तो वो खुद को ये कहकर सांत्वना देता है कि मुझ में वो टैलेंट नहीं था, या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच नहीं है? मैं थोड़ा संदेह में हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि टैलेंट बिल्कुल मायने नहीं रखता? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मुझ में संगीत की कोई समझ नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ एक्शन लेकर एक महान गायिका बन सकती हूँ? मुझे लगता है टैलेंट को पूरी तरह से नकारना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा। आपका संदेह बिल्कुल जायज है। लेखक ये नहीं कह रहे हैं कि टैलेंट का अस्तित्व नहीं है या वो मायने नहीं रखता। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? वे जो कह रहे हैं उसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। टैलेंट केवल एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे एक बैटरी के अंदर ऊर्जा जमा होती है। अगर वो बैटरी बस दराज में रखी रहे, तो चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। ओहो, मतलब बिना एक्शन के दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट भी व्यर्थ है। बिल्कुल। एक्शन वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट है जो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, यानी वास्तविक नतीजों में बदलता है। हाँ। तो इसका मतलब है कि टैलेंट सिर्फ एक मल्टीप्लायर है। अगर आपका एक्शन शून्य है, तो आपके पास चाहे 100% टैलेंट हो, 100 को शून्य से गुणा करेंगे तो परिणाम शून्य ही आएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही गणित लगाया आपने। और यही कारण है कि इतिहास और कॉर्पोरेट जगत ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां कम टैलेंट वाले लोग आगे निकल गए। हाँ, जहां औसत टैलेंट वाले लोगों ने सिर्फ अपनी निरंतर मेहनत और एक्शन लेने की क्षमता के दम पर अत्यधिक प्रतिभाशाली लेकिन आलसी लोगों को मीलों पीछे छोड़ दिया। इसके तो बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही साधारण प्रोग्रामर का उदाहरण लीजिए, जो एक अधूरा और बग से भरा हुआ सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देता है। जो एकदम परफेक्ट नहीं है। हाँ, और फिर ग्राहकों के फीडबैक से उसे सुधारता है। वो उस जीनियस प्रोग्रामर से हमेशा आगे रहेगा जो अपना परफेक्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। यार, ये नजरिया तो इस पूरी बहस को ही पलट देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग अपनी असफलता के लिए टैलेंट को दोष देना क्यों पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक बहाना है। खुद को ये बता देना कि मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। एकदम सही पकड़ा। अगर कोई इंसान फेल हुआ तो इसलिए नहीं कि वो आलसी था, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने उसे टैलेंट नहीं दिया। इससे हमारे ईगो को चोट नहीं पहुंचती। सही कहा। ये टैलेंट की कमी वाला बहाना हमारे आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। अगर आप मानते हैं कि सफलता एक्शन से आती है, तो असफल होने पर आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की। और ये सच्चाई बहुत कड़वी होती है। बहुत कड़वी। और यही वो जगह है जहां डू इट टुडे का असली दर्शन काम आता है। ये किताब आपको उस आरामदायक बहाने के पीछे छिपने नहीं देती। तो अब सवाल ये उठता है कि समाधान क्या है?
ठीक है, हमने मान लिया कि हम प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। हमारा ईगो भी बेनकाब हो गया कि हम टैलेंट का बहाना बना रहे थे। तो अब क्या? जब कोई इंसान आईने में देखकर ये स्वीकार कर लेता है कि उसका टैलेंट उसे नहीं बचाएगा, केवल उसका एक्शन ही उसे बचाएगा। हाँ, तो क्या उस व्यक्ति के दैनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया रातों रात बदल जाती है? लेखक हमारी इस कल करेंगे वाली मानसिकता को बदलने के लिए क्या तरीका बताते हैं? देखिए, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता और लेखक भी ऐसा कोई झूठा दावा नहीं करते। तो फिर क्या करना होगा? मानसिकता को बदलने के लिए वो डिसाइसिव एक्शन यानी निर्णायक कदम की बात करते हैं। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे लागू किया जाए। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि एक्शन लेना जरूरी है। इसके लिए वे माइक्रो एक्शन का सिद्धांत देते हैं। माइक्रो एक्शन, क्या इसका मतलब है कि अपने लक्ष्यों को इतना छोटा कर देना कि दिमाग उनसे डरे ही नहीं? बिल्कुल। हमने पहले बात की थी कि हमारा एमिगडाला असफलता से डरता है। हाँ, वो जजमेंट वाला डर। हाँ, तो जब कोई कहता है कि मैं आज किताब का पहला चैप्टर लिखूंगा, तो दिमाग डर जाता है और आपको टालमटोल की तरफ धकेलता है। अच्छा, तो माइक्रो एक्शन इस डर को कम करता है। माइक्रो एक्शन का मतलब है दिमाग के इस अलार्म सिस्टम को बाईपास करना। आप खुद से कहते हैं कि मैं किताब नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लैपटॉप खोलूंगा और एक वाक्य लिखूंगा। बस एक वाक्य। बस एक वाक्य। और एक वाक्य लिखने में कोई विफलता का डर नहीं है, इसमें कोई परफेक्शन की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये उस फ्रिक्शन या घर्षण को कम करता है जो किसी काम को शुरू करने में लगता है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। जब आप एक वाक्य लिखते हैं तो आप मोमेंटम में आ जाते हैं। भौतिकी का नियम है कि जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। हाँ, इनर्शिया का नियम। सही कहा। एक बार जब आप ट्रेडमिल से उतरकर सड़क पर एक असली कदम बढ़ा देते हैं तो दूसरा कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। और फिर तीसरा कदम, और फिर चलते जाते हैं। धीरे धीरे ये दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है जहां एक्शन लेना ओवरथिंकिंग से ज्यादा आसान और स्वाभाविक हो जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब ये सोचने की जगह कि मैं इस काम को कल एकदम परफेक्ट तरीके से करूंगी, ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम को आज बहुत ही खराब तरीके से करूंगा, लेकिन आज ही करूंगा। वाओ, फोकस परफेक्शन पर नहीं, शुरुआत करने पर है। एकदम सही। और जैसे जैसे व्यक्ति छोटे छोटे काम आज ही पूरे करने लगता है, उसका खुद पर विश्वास बढ़ता है, जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। हाँ, वो खुद को एक योजनाकार की जगह एक्शन लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। ये पहचान का बदलाव ही सबसे बड़ी जीत है। इस पूरी चर्चा ने सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल। सबसे पहली बात, कल पर काम टालना कोई आलस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक इवोल्यूशनरी बचाव तंत्र है जिसे हमें माइक्रो एक्शन से हराना होगा। सही कहा। दूसरी बात, सिर्फ रिसर्च करना और योजना बनाना असल में प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये हमें आगे नहीं बढ़ा रहा, बस हमें व्यस्त महसूस करा रहा है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि असफलता के लिए टैलेंट की कमी का रोना बंद करना होगा। बिल्कुल, टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन बिना एक्शन के वो पूरी तरह से अर्थहीन है। एक औसत टैलेंट वाला इंसान जो लगातार काम करता है, वो हमेशा उस प्रतिभाशाली इंसान को हरा देगा जो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। ये बात तो पत्थर की लकीर है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि फिट कैसे रहना है, पैसे कैसे बचाने हैं या नए कौशल कैसे सीखने हैं। हाँ, इंटरनेट पर सब कुछ है। हर विषय पर हजारों पॉडकास्ट, किताबें और ट्यूटोरियल्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या उस ज्ञान को निर्णायक कदम में बदलने की है। बिल्कुल। जानकारी का ओवरलोड अक्सर हमें और ज्यादा पंगु बना देता है। हम सोचते हैं कि जब तक हम सब कुछ नहीं जान लेते, हम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन असल में डू इट टुडे का दर्शन हमें सिखाता है कि जो कुछ भी आपके पास अभी है, उसी के साथ आज ही शुरुआत कर दें। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चुभने वाला विचार सामने आता है। स्रोत सामग्री ने ये साफ कर दिया है कि एक्शन किसी भी तरह के टैलेंट से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में सोचने वाली बात यह है, क्या ये संभव है कि आज के इस आधुनिक युग में अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को खोजना या अपने असली पैशन को ढूंढना? हाँ, क्या ये असल में काम को कल पर टालने का ही एक नया, बहुत ही पढ़ा लिखा और फैंसी बहाना बन गया है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं अभी कोई काम इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले अपनी ट्रू कॉलिंग या अपने असली टैलेंट की तलाश कर रहा हूँ, जो कि सालों तक नहीं मिलता। वही तो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ उस गाड़ी का इंजन स्टार्ट न करने का एक और मनोवैज्ञानिक तरीका है, ताकि जब तक वो परफेक्ट पैशन न मिल जाए तब तक हमें कुछ मेहनत न करनी पड़े? ये बहुत संभव है। लोग बहाने ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं। शायद ये हम सबके लिए एक संकेत है कि हमें उस टैलेंट वाले नक्शे को मोड़कर रख देना चाहिए और बस गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार रास्ता गाड़ी चलने के बाद ही साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। सोचने और योजना बनाने के चक्र से बाहर निकलकर उस एक छोटे से कदम को आज ही उठाना, यही निर्णायक कदम की असली कला है।